संगम समाज के श्रोताओं, सामीन और नाजरीन को ऋषि का प्यार भरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। देखिए, इंसान का पानी से बड़ा ही गहरा रिश्ता है। हमारा अपना जिस्म और इसमें पानी की मिकदार जिस्म के हजम के तकरीबन 60% हिस्सा होती है और कुर्रे जमीन पर सिर्फ जमीन 30% है और बाकी 70% जो है वो पानी है। आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत से जो पानी और हरियाली के लिए अपनी जिंदगी का कीमती वक्त दे रहा है। रहता लाहौर में है, लेकिन आबादी को पानी मुहैया करने के लिए अपने इलाके से दूर पानी की तरसील के लिए ट्यूबवेल लगा रहा है। खुद जाकर इन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करता है और लोगों को पानी मुहैया करने की जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान में तो शायद इतनी पजीराई अभी तक उसको नहीं मिली है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे फिलिपाइन का गूसी प्राइज उसको मिला है, जो कि एशिया का नोबेल प्राइज कहलाता है। बरतानिया की ग्रीन एप्पल तंजीम ने उसको ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया है। अमरीकी रियासत केंटकी के गवर्नर ने अपनी रियासत का आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा है। तो चलिए मिलते हैं इस बाहिम्मत नौजवान से जिसका नाम है फरहान विलायत बट। फरहान, बहुत बहुत खुश आमदेद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी बातचीत के लिए भी और आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। फरहान, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम के साथ बट लगा हुआ है, जी तो जी। ये कश्मीरी बट है या गुजरावाला के बट? इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा जियोग्राफिकल बैकग्राउंड का जिक्र करता चलूं इस हवाले से। बेसिकली हमारा ताल्लुक जम्मू से है, जो बाय ओरिजिन हम लोग जम्मू से ताल्लुक रखते हैं यहाँ पाकिस्तान में। लेकिन इस तरह से कि जो एक पूरा जो ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, अक्साई चेन हो गया, लद्दाख, हिमालय, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरे रीजन को, यानी जो लोग होते हैं इनको कश्मीरी कहा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, रीजन वाइज सब लोग अलग अलग, सबकी आइडेंटिटी डिफाइन होती है। तो बेसिकली हम लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं। बाकी ये है कि जो यानी पैटर्नल फैमिली की तरफ से जम्मू की तरफ से हैं, जो मैटर्नल फैमिली है वो कश्मीर की साइड से है। तो लेकिन जो पाकिस्तान के हिस्सा जो गुजरांवाला है, वहां पर भी बेसिकली जो यानी बट फैमिलीज रह रही हैं, बेसिकली दे आर आल्सो कश्मीरी फैमिलीज। तो ये है कि हम जम्मू के से ताल्लुक रखते हैं असल में। क्योंकि गुजरावाला के होते तो फिर मैं कहता कि पाए नहारी खाने का बड़ा शौक होगा, लेकिन आप लगते नहीं है कि इतने ज्यादा पाए नहारी खाते हो। क्योंकि हमारे अदनान साहब का नानिहाल जो है वो भी हाँ बट। हाँ, हाँ, वो भी बट। माशाल्लाह। हाँ। तो कहाँ पैदा हुए बचपन और कैसे गुजरा बचपन आपका? इस तरह से है कि मेरी जाय पैदाइश जो है वो कराची है। हम अच्छा। लोग कुछ मल्टी कल्चरल किस्म के लोग हैं, क्योंकि मेरी जो पैटर्नल फैमिली थी वो जब जम्मू से पाकिस्तान ये लोग आए थे, ये लोग आकर ये लोगों ने इनिशियली अपनी रिहाइश सिंध में इख्तियार की, सखर अच्छा। में, जैकबाबाद में। वहां पर इन लोगों ने कुछ डेकेड्स गुजारी अपनी। फिर वो स्प्लिट होती गई फैमिली, कुछ नॉर्थ की तरफ चले गए, लाहौर आ गए, कुछ साउथ की तरफ चले गए, कराची चले गए। तो ये है कि, और इसी तरह जो मेरी मैटरनल फैमिली थी वो लोग भी कश्मीरी थे, बट वो लोग अजमेर शिफ्ट हो चुके हुए थे बहुत पहले ही। वो लोग अच्छा। अजमेर से कराची आए थे। तो इस अच्छा। वजह से एक मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल किस्म की फैमिली बन गई, 4-5 जुबानें अलग अलग बोलते हैं। तो मेरी पैदाइश कराची में हुई थी, लेकिन मेरा जो ब्रॉटअप है वो लाहौर में हुआ था। तो ये है कि सारी एजुकेशन वगैरह वो सब जो है वो लाहौर से कंप्लीट हुई। लाहौर की। अच्छा अच्छा। तो बैंकिंग में आप इत्तेफाकिया आ गए या डिग्री की वजह से आए या फिर नोट गिनने का शौक था? नहीं नहीं, नोट गिनने का तो हरगिज शौक नहीं था। मैं एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट मुख्तलिफ है। मेरी क्रेडिट्स में हायरिंग हुई थी शुरू से ही, 17 साल हो गई अब तो बैंकिंग इंडस्ट्री में। मैं क्रेडिट्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। इसमें एक्चुअली ये था कि जो मेरी दिलचस्पियां थी वो साइंस और आर्ट्स में शायद ऐसी नहीं थी कि मैं साइंस को सिलेक्ट करता या आर्ट्स को सिलेक्ट करता। कॉमर्स की तरफ कुछ इस वजह से भी रुझान था कि मेरी फैमिली में अक्सर लोग बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता थे।
तो इस वजह से कुछ बचपन से ही थोड़ा-सा रुझान इस तरफ था कि आगे चल के कॉमर्स अपनानी है या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ करना है आगे। ठीक, ठीक, ओके। तो किस-किस शहर की सैर की, बैंकिंग की वजह से सैर की होगी मुख्तलिफ शहरों की, या पाकिस्तान के अंदर या बाहर के मुल्कों में कहीं गए? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सिर्फ़ बैंकिंग की वजह से नहीं, फिर सैरो-तफ़रीह का वैसे भी शौक था शुरू से ही। वो मैं बैंकिंग से पहले भी मेरा रुझान इस तरफ था। तो जैसे पंज ल और ये कि यानी क्योंकि मैं एज़ अ राइटर पहले लिखा करता था आर्टिकल्स वग़ैरह, तो बहुत यूनिक किस्म के प्लेसेस जो थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस में यूनिक प्लेसेस की तरफ जाने का शौक था, कि जैसे कभी हड़प्पा जा रहे हैं, कभी मोहनजोदड़ो जा रहे हैं, कभी टैक्सिला जा रहे हैं। तो पंजाब में भी जो साउथ पंजाब है, वो भी हिस्टोरिकली काफ़ी रिच है, मुल्तान और बहावलपुर की अगर आप बात करें। और इसी तरह से अगर सिंध में है लाड़काना हो गया, ठट्ठा हो गया और काफ़ी सारी और इसी तरह केपीके में पेशावर बहुत ही खूबसूरत और कल्चरल शहर है। तो यानी मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में यानी सैरो-तफ़रीह के हवाले से आना-जाना लगा रहता था। फिर ये कि पाकिस्तान से बाहर जो है मस्कत ओमान की सैर के लिए कभी गए, कभी सऊदी अरेबिया गए, कभी फिलीपींस गए। तो मुख्तलिफ जगहों पर यानी अच्छा लगता है मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर करना, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर, वहाँ का म्यूज़िक, मुख्तलिफ चीज़ें इंस्पायर करती हैं। जी, जी। तो सामाजिक कामों की इब्तिदा कैसे हुई? सामाजिक कामों की इब्तिदा 10 साल पहले हुई थी और उस वक़्त ये था कि जो शुरुआत की थी मैंने वो 2010 में, वो मैंने इंटरफ़ेथ पीस एंड हार्मनी से की थी। जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है आवाज़ उठाना शुरू की थी और 2 साल फिर लगातार हम इसी फ़ील्ड में काम करते रहे क्योंकि इन चीज़ों में इतनी फंडिंग वग़ैरह की ज़रूरत नहीं होती। 2 साल बाद जब हमारा लोगों पे काफ़ी सारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो गया, लोगों ने चैरिटीज़ भी हमारे साथ शेयर करना शुरू कर दी। फिर हम लोगों ने पूरे फुल बजट के साथ काम करना शुरू किया। थरपारकर में गए, वहाँ पर हैंड पंप्स लगाना शुरू किए, कुएँ लगाना शुरू किए। फिर उस काम को एक्सपेंड करते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि 300 से ज़ायद हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने वाटर रिलीफ के। ओके। तो बचपन से ऐसा शौक था या किसी वाक़ये ने आपको इंस्पायर किया? अ, नहीं बचपन से यानी जो तबीयत थी उसमें कुछ इस तरह का सोशलिज़्म वग़ैरह, इस तरह एक्टिविज़्म वग़ैरह ये था, लेकिन एज़ सच कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स वग़ैरह की बाकायदा शुरुआत करूँगा। इससे पहले जो शौक थे वो यानी ट्रैवलिंग का शौक हो गया, फ़ोटोग्राफ़ी का शौक हो गया राइटिंग का शौक हो गया। लेकिन 10 साल पहले वाक़यात कुछ इस तरह हुए थे कि यानी पाकिस्तान एक बड़ा पीसफुल मुल्क जो है हमेशा से रहा है। लेकिन 10 साल पहले कुछ नापसंदीदा वाक़यात होना शुरू हुए थे कि जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं, उनके ऊपर अटैक्स वग़ैरह या उनकी इबादतगाहों पे अटैक्स वग़ैरह शुरू हुए थे पाकिस्तान में, जो कि एक यानी एक अजीब-सी चेन चली थी कि सिंध में जो है फ़ोर्स्ड कन्वर्जन्स के सिलसिले शुरू हो रहे हैं। या मंदिर पे कभी कोई अटैक हो गया अचानक यानी होली का त्योहार आ रहा है, उससे पहले कोई अटैक अचानक हो गया किसी मंदिर पे, लोगों ने तोड़-फोड़ शुरू कर दी। कभी खैबर पख्तूनख्वा में किसी चर्च पे फायरिंग हो गई, कभी पंजाब में किसी चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। तो ये बहुत ही इस सीरीज़ ने बहुत ज़्यादा अचानक डिस्टर्ब करना शुरू किया पाकिस्तान के अमन को और सलामती को। तो उस वक़्त यानी कुछ लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिलाकर मैंने काम करना शुरू किया था, तो तब ये ख़्याल आया कि हमें इंटरफ़ेथ पीस एंड हार्मनी पे काम करना चाहिए। लोगों के ज़हनों में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं एक दूसरे मज़ाहिब के हवाले से, उनको दूर करना चाहिए। तो ये है कि ये सिलसिला यानी टेम्परेरीली ये सिलसिला शुरू किया था, ये सोचकर कि यार महीना 2 महीने तक इस पे काम करके देखते हैं। लेकिन उसका रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिलना शुरू हुआ कि उसको फिर हमने परमानेंट जारी कर दिया कि इसको आगे लेके चलना चाहिए। 2 साल तक हम इसी तरह से काम करते रहे। फिर जैसा कि मैंने बताया कि फिर यानी हमें फंड्स भी मिलना शुरू हो गए। तो हम लोग इस दौरान में हम लोग थरपारकर जो है वो गए तो हम लोग सैरो-तफ़रीह के लिए थे। कि जिस तरह से इंडिया में राजस्थान का कल्चर हो गया, सेम उसका रेप्लिका पाकिस्तान में है कि यानी वहाँ वहाँ का फ़ोक म्यूज़िक, वहाँ का कल्चर, वहाँ की कॉस्ट्यूम्स देखने में बहुत अपीलिंग और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन जब वहाँ पे गए तो पता चला कि यार कैसे वो पत्थर के ज़माने में जीने वाले लोग हैं, कि यानी वॉशरूम नहीं है, बहुत बेसिक जो नेसेसिटी होती है लाइफ़ की, एजुकेशन नहीं है, जॉब्स नहीं है और सबसे बढ़कर ये कि पानी नहीं है और लोग औरतें जो हैं वो किसी गाँव में हम जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी हम 2 मील दूर जाते हैं पानी भरने के लिए जोड़ों और तालाबों से। कब कहीं जाते वो लोग कहते हैं जी हम रोज़ 3-3 मील चलते हैं। तो जब ये सूरत-ए-हाल देखी तो मुझे ख़्याल आया कि यार इनके लिए भी काम करना चाहिए।
फिर हम लोगों ने सिंध वाटर रिलीफ प्रोजेक्ट का आगाज किया और वहां पर हम लोगों ने हैंड पंप्स लगाना शुरू किए, वाटर वेल्स लगाना शुरू किए, क्योंकि किसी किस्म का बरानी पानी का या नहरी निजाम तो वहां पर है नहीं, सहराई इलाका है, रेगिस्तानी। हमारे पास ये आखिरी एक ऑप्शन था कि हम अंडरग्राउंड पानी जो है उसकी बोरिंग करें। ठीक। पाकिस्तान की कई ऐसी शख्सियात हैं, जैसे कि आप देखें तो ईदी हमारे मरहूम, जिनकी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो गिनेस बुक ऑफ बुक में है। इमरान खान का हॉस्पिटल है और यूनिवर्सिटी है, निमल यूनिवर्सिटी है। अबरारुल हसन का नौरोवाल में मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर अब्दुल बारी ने इंडस हॉस्पिटल्स की बुनियाद रखी है। डॉक्टर टीपू सुल्तान और उनकी फैमिली जो है, उन्होंने मलीर में हॉस्पिटल खोला है, जो कि बिल्कुल मुफ्त इलाज करता है। तो इनमें से किसी ने आपको मुतासिर किया या किसी और पाकिस्तानी शख्सियत से मुतासिर हुए आप? देखिए, पाकिस्तानी लोगों का जैसे आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, ये तो एक बहुत लंबी तवील लिस्ट है ऐसे पाकिस्तानियों की जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे आपने एक नाम लिया ईदी साहब का, मैं कहता हूँ कि पूरे एशिया में उन जैसा काम और किसी का था ही नहीं। छिपा का आप देखें कि उनका बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, सैलानी वाले कर रहे हैं, अल खिदमत वाले कर रहे हैं। अंसार बरनी साहब बहुत बड़ा नाम है, बरनी ट्रस्ट वो चला रहे हैं। लेकिन और ये है कि मैं हम लोग तो बचपन से ही इतनी इतनी बड़ी-बड़ी शख्सियत जो हैं, इनके इतने बड़े-बड़े कारनामे हम लोग देखकर बड़े हुए हैं, तो कुछ तो वैसे था, यानी पाकिस्तानियों में ये चीज़ एक इनबिल्ट भी होती है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना, तो जैसे हम यानी इन 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 शख्सियत से भी बहुत पहले, जो यानी बहुत छोटी एज में जब हमें यानी इस्लामियात की किताब पढ़ते हैं, तो हमें एक-एक वाक़या जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम हर जगह पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं और हमें अंदाजा होता है कि यार उनसे बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, उनसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन, उनसे बड़ा पीस एक्टिविस्ट तो कोई था ही नहीं कभी कायनात में। तो जब हम पढ़ते इब्तिदाई अपनी तालीम की उनकी तारीख से और उनके वाक़यात से करते हैं, तो फिर एक वैसे ही दिल में आ जाता है कि यार उनकी सुन्नत को फ़ॉलो करें, उनकी तरह जो है वो लोगों के काम आएँ, लोगों की खिदमत करें। तो मेरे ख़्याल में यानी ग्रूमिंग ये कुछ इस अंदाज़ में होती है हम लोगों की कि हम अगर दीनी नुक्ता नज़र से देखें तो वो भी, और अगर पाकिस्तानी होने के नाते देखें तो इतने बड़े-बड़े नाम हर जगह नज़र आते हैं, तो ये सब रोल मॉडल्स हमारे सामने होते हैं। शायद इस वजह से भी हम लोग बहुत ईज़िली ये चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बाहर के मुल्क की शख्सियत भी हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग है, जी, जी, जी। नेल्सन मंडेला है। मैं बताते खुद नेल्सन मंडेला से बहुत मुतासिर हूँ, क्योंकि मैं एक मर्तबा कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका गया, तो ज़ाहिर बात है वो बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन मुलाकात कराई गई, तो मैं मुलाकात के लिए गया। तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि उसने ये कहा कि डॉक, आई डोंट लिव इन पास्ट, आई डोंट वांट टू लिव इन फ्यूचर, आई लिव ओनली इन टुडे। यानी बिल्कुल। इतनी बड़ी बात है उसने कि देखो, हुँ, कल तो गुजर गया और जो जी, कल आने वाला है वो हमें पता नहीं है। पता हम तो नहीं है। आज में रहते हैं। हुँ, तो हुँ। मैंने उनसे पूछा था कि 27 साल आप वहां पे रहे हो कैद में, तो क्या फर्क है? तो उसका ये जवाब था। तो इसने मुझे बड़ा मतलब कि आई वुड से कि शौक एकदम से मुझे मिला कि देखिए ना, हम लोग तो हमेशा ये सोचते हैं ना कि जी, हमारे पास करोड़ों रुपए आ जाएं तो हम ये जी, करेंगे, हमारे जी। पास मकान इतना बड़ा हो जाए तो हम ये करेंगे, हुँ, गाड़ी हुँ। हमारे पास पोर्शे आ जाए तो हम ऐसे करेंगे। तो बिल्कुल, उसने बड़े आदमी की आप सोच देखें, तो बिल्कुल। इनमें से किसी आदमी ने मुतासिर किया आपको? जो गैर मुल्की शख्सियत है ना, उनमें यानी मैं जिसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करता हूँ, वो मैडम रूथ फाउ हैं। जो कि यानी कहने को वो जर्मन थीं, बट उन्होंने किस तरह खुद को एक पाकिस्तानी शख्सियत में ढाला, किस तरह से वो पाकिस्तान आई और वो यानी बेसिकली जो ये कोड की वबा थी, मैं कहता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ये कभी खत्म हो नहीं सकता था पाकिस्तान से। उन्होंने इसका सफाया किया पूरे पाकिस्तान से, और फिर ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल पाकिस्तान को इस तरह से बेलौस अंदाज में दिए। और मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी हुकूमत का एक अलमिया था कि उन्होंने 40 साल बाद जाकर उनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी से नवाजा, जो कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो
जैसे मैं समझता हूँ ना कि यार कोई ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो किसी के नाम कर दी हो, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के नाम, और अपनी सारा यानी अपना वक्त, अपनी एफर्ट्स, अपनी तो वो मैं चीज जो है ना वो मैडम रूथ फाउ को सबसे ज्यादा आइडियलाइज करता हूँ ईदी साहब के बाद, कि यार ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी थी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। मेरी एडिलेड सेंटर उनका है, अगर आप कभी कराची गए जी हो जी तो मंगो पीर के पास जी हाँ जी उधर हाँ मेरी एडिलेड सेंटर है। और मैंने और डॉक्टर जरीना फाजिल भाई ने, दोनों ने वहाँ पे काफी काम किया है। मतलब कि मैं स्टूडेंट था और अपने तालिब इल्म के जमाने में मैं वहाँ मेरी एडिलेड सेंटर मतलब कि एज ए वॉलंटियर जाता था। डॉक्टर बिल्कुल। जरीना फाजिल भाई जो थी वो मेरी उनके साथ काम करती थी। बहरहाल आगे चलते हैं। आजकल अमेरिका में एक शख्स फ्लॉयड की पुलिस के हाथों जो मौत हुई, तो उसकी हलाकत का बड़ा चर्चा है। तो आप अपनी पुलिस से उसका कैसे मुकाबला करते बेसिकली बेसिकली यानी पाकिस्तानी पुलिस के बारे में देखें तो ये सबसे ये खाली बल्कि मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी सिर्फ पुलिस का डिपार्टमेंट नहीं, पाकिस्तान का हर ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसके पास कोई इख्तियारात आ जाते हैं, अक्सर ये चीज देखने में आती है, लोग अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। पावर का और अथॉरिटीज का हमेशा से गलत इस्तेमाल तो पूरे यानी हमारा ये जो पूरा साउथ एशियन रीजन है, इसमें ये चीजों का गलत इस्तेमाल तो किया ही जाता है। चाहे अब वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कहीं हो, करप्शन भी और अब जो इलीगल यूटिलाइजेशन है आपकी अथॉरिटीज की और आपकी पावर्स की, वो तो हर जगह होती है। लेकिन बहरहाल अब इस बारे में बहरहाल अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी फराहम करने वाले इदारे हैं यहाँ की। अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज का गलत इस्तेमाल तो हर जगह किया जाता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान से बाहर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन बाहर देखिए क्या होता है। लेकिन एक और बड़े इस वक्त बड़े चर्चा है। एक तो पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मी जी टू जी का एक बहुत वो है। फिर पिछले महीने अगर आप देखें मार्च के महीने में, तो दो बड़े दिन मनाए गए। एक तो इंटरनेशनल वीमेंस डे था जी और जी वो मनाया गया, और 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाया गया। जी जी तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा, कुछ करने के बारे में? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो है ट्रांसजेंडर्स के बारे में उनके लिए बड़ी ही रवायात कायम है कि उनको हतक आमेज नजरों से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनका कब्रिस्तान में वो अपने मुर्दों को जी दफनाते नहीं हैं। जी हाँ। उनको झिड़का जाता है हम्म। कि अगर वो पैसे मांगे। अब इस हुकूमत ने शायद कुछ किया है, जी हाँ। लेकिन आप ने इसके बारे में कुछ सोचा या कुछ करने के इरादा है? अम, ये दो अलग-अलग टॉपिक्स हैं जिनका आपने तज़किरा किया, इस वजह से मैं दोनों के बारे में अलग-अलग ज़िक्र करता चलूँ। सबसे पहले ये जो आपने ख़वातीन मार्च के बारे में बात की, जो 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाया जाता है, और इस हवाले से जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है उस स्लोगन को तो मेरे ख़्याल में डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं आप, जिस तरह की जिन जिन ख़वातीन ने बेसिकली ये स्लोगन इजाद किया है, वो मेरे ख़्याल में इनफ इंडिपेंडेंट हैं। उन लोगों को उन में मुझे नहीं अब समझ आता, यानी क्योंकि मैं खुद पिछले कई सालों से ये औरत मार्च को जॉइन भी कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर अपने प्लेकार्ड्स, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है, वो वाले प्लेकार्ड्स लेकर भी जाता हूँ, अपना नुक्ता नज़र भी बयान करता हूँ। तो मेरे नज़दीक जो ख़वातीन के मसाइल हैं इस वक़्त पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यहाँ पे ख़वातीन के लिए जो इक्वल एजुकेशन के राइट है, वो उनको नहीं दिया जाता। यहाँ ये विरासत में जो इनका हिस्सा है, उसके मुतालिक मैं आवाज़ उठाता हूँ कि भई यानी ख़वातीन को जहेज़ देना बंद करें, उनको उनकी विरासत में से हिस्सा दें, जो उनकी प्रॉपर्टी में से उनका इनहेरिटेंस का हिस्सा बनता है, वो दें। मैं अक्सर इन चीज़ों पे बात करता हूँ। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं एलीट क्लास की, काफ़ी यानी काफ़ी रोशन ख़याल घराने की होती हैं, क्योंकि क्योंकि जिस तरह की ड्रेसिंग में, जिस तरह की वज़ाकता में वो आती हैं, मुझे नहीं लग रहा होता देख कर के भई वाक़ई उनसे कोई उनके हकूक़ छीन रहा है।
मैं अक्सर वहाँ पर भी यही बात करता हूँ कि भई इन ख़वातीन के पीछे चलने के बजाय वो जो घरों में कैद हैं ख़वातीन, जिनको उनकी एजुकेशन का राइट नहीं दिया जाता, जिनको पसंद की शादी का राइट नहीं दिया जाता, जिनको उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्से से महरूम रखा जाता है, हमने तो बेसिकली उन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठानी है। तो क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यानी इवन के कई ख़वातीन खुद जो हैं वो दूसरी ख़वातीन का रास्ता रोकती हैं। अब जैसे एक कोई साहब है, उनकी अगर बेटी पैदा हो गई है, तो सबसे पहले उनकी वालिदा की तरफ से ये आता है कि भई ये बेटी है, इसको स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है? किचन में झोंकना है इसने, इसको किचन में इसकी सारी वो करो। तो बहरहाल हमारा हमारा जो व्यू पॉइंट होता है, हम दूसरों को इतना को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हम कहते हैं कि भई हम अपना व्यू पॉइंट आगे लेके चलने वाले लोग हैं। हम अपने हिसाब से आवाज़ उठाते हैं। दूसरी और ये कि जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनके लिए ये है कि हम विडोज़ की जो एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, सीइंग मशीन्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कि जिससे उनको इतना एम्पावर किया जा सके कि वो अपना हाउस होल्ड वगैरह, अपना लिवलीहुड खुद कंटिन्यू कर सकें। जो बाकी जो आपका दूसरा पॉइंट है, उसकी तरफ आते हैं ट्रांसजेंडर के हवाले से। तो देखिए, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, कि यानी ये लफ्ज़ जो होता है, इसको तो यानी बतौर एक गाली इस्तेमाल किया जाता है, कि कभी किसी शख्स का मज़ाक उड़ाना है या किसी को कोई ताना देना है आगे से, उसको ये बोल दिया जाए, यार तू तो ख्वाजा सराय है यार। तो ये इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की, बहुत ज़्यादा शऊर और आगाही की ज़रूरत है, उनके राइट्स के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से। उन अब देखिए ना, एक ट्रांसजेंडर जो बच्चा यानी पैदा होता है, उसके साथ ज़्यादती उसी दौर में शुरू हो जाती है पैदाइश के बाद ही, कि उसके वालिदैन उसको साथ रखने से इनकार कर देते हैं। जो रखते भी हैं, वो ज़बरदस्ती उसको फ़ोर्स, यानी सारी ज़िंदगी फ़ोर्स करते रहते हैं कि वो लड़का बन के रहे, लड़कों वाली यानी हरकतें करे। यानी 13-14 साल का होता है तो उसके चेहरे पे सेफ्टी फेरना शुरू कर देते हैं कि भई इसकी दाढ़ी-मूँछें किसी तरह से निकल आएँ, जो कि नहीं निकल पाती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह तो ऐसे लोग जो हैं वो बचपन से ही स्टार्ट शुरू हो जाती है उनकी, और फिर ये कि एक स्टेज आती है, या तो वालिदैन खुद ही उनको छोड़ देते हैं, या एक स्टेज आती है कि उनके साथ ऐसा रवैया उनकी फैमिली इख्तियार किए रखती है कि वो खुद ही छोड़कर चले जाते हैं अपने घर को और अपनी कम्युनिटी में जाकर आबाद हो जाते हैं। अब वहाँ जो आबाद होते हैं, क्योंकि ना उनके पास उनको कोई एजुकेशन की फैसिलिटी मिली होती है, ना उनकी ग्रूमिंग इस अंदाज में हुई होती है, ले दे के क्या उनके पास रह जाता है कि या तो सड़कों पे निकल जाते हैं जी भीख माँगने के लिए, या फिर कोई यानी इस तरह का काम, यानी यानी कोई नौकरी वगैरह भी नहीं देता ना, या फिर एक ऑप्शन ये रह जाता है कि शादी ब्याह पे जाके नाच गाने का काम कर लें। अदरवाइज़ जहाँ कोई ऑप्शन नहीं बनता, फिर वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू उनका हो जाता है, कि भई अब ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी को की गाड़ी तो चलानी है, पेट अपना भरना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस ये मामला इतना पेचीदा हो चुका हुआ है अब, कि हालाँकि अभी गवर्नमेंट ने जो किए हैं ट्रांसजेंडर एक्ट, जो गवर्नमेंट ने पास किया पाकिस्तान में 2008 में जाके, उसमें ये हुआ कि इनके शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हो गए, वरना इससे पहले इनके शनाख्ती कार्ड में मर्द लिखा जाता था। अब इनके शनाख्ती कार्ड में ख्वाजा सरा लिखा जाता है। इसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, यानी आप किसी भी जगह कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो जेंडर के कॉलम में मेल, फीमेल और अदर का कॉलम मौजूद होता है, कि आप तीसरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला अब ये हो गया हुआ है कि अब जो ये काम जिस तरह से इनका चलता आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा फेक और फ्रॉड्स भी बीच में आ गए हैं, बहरूपिये भी। सड़कों पे, शाहराहों पे, चौक पे आपको भीख माँगते हुए बहुत सारे ख्वाजा सरा नज़र आते हैं, जिनमें से अक्सर ख्वाजा सरा नहीं होते। वो उन्होंने सिर्फ़ गदागरी के लिए ये बहरूप अपनाया होता है। वो लड़के होते हैं, वो इस तरह का गेटअप करके वो लोग भीख वगैरह माँगते हैं। शाम को वो वापस लड़के वाले गेटअप में वापस आके अपने घरों को जा रहे होते हैं। तो ये है कि इस सेक्टर में के लोगों को नुकसान भी बहुत पहुँचा है, इनकी अपनी कम्युनिटी की तरफ से भी नुकसान पहुँचता है, ये अपनी कम्युनिटी को भी बाज़ औक़ात नुकसान पहुँचाते हैं, और बाज़ औक़ात जो बहरूपी होते हैं, उनकी वजह से इनका अपना हक भी मारा जाता है। तो इस तरह के मसाइल अब इनके चलते चले जा रहे हैं। हम लोग जहाँ तक इनके लिए काम करने का ताल्लुक है, हम भी इनके लिए काम नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने रिसेंटली 2021 में इनके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए, कि इनके राइट्स के ऊपर बात की जाए, फिर ये कि इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह के हवाले से काम किया जाए। और गवर्नमेंट का एक बहुत ही अहम जो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने लिया है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो कामयाब जवान स्कीम गवर्नमेंट ने मुतारिफ करवाई, कि उसमें 10 लाख तक बगैर किसी सिक्योरिटी के लोन लिया जा सकता है, आसान किस्तों पे 8 साल के लिए।
उसमें भी मेल और फीमेल और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज उन्होंने दी हुई हैं। और इस हवाले से भी मैं कहता हूँ कि शायद मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से पाकिस्तान के का पहला ऐसा लोन डिसबर्स हुआ है जो ख्वाजा सरा के लिए हुआ है। उनको बुटीक का सेटअप बनाने के लिए हम लोगों ने फाइनेंस किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ किसी हद तक अवेयरनेस आ गई है, कुछ मज़ीद अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ कि जो हम बच्चों को अपने की स्कूलिंग के ज़माने से उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, एक ये यानी एक लड़की के हकूक़ का, यानी एक ख़वातीन के हकूक़ और एक ख्वाजा सरात जो हैं, इनके मुआशरे में जो हकूक़ और वो सब हैं, उनको बचपन ही से लोगों को बयान करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ एक शख़्स जो यूनिवर्सिटी से भी पढ़कर निकलता है ना, वो कभी इस चीज़ को अचानक यानी इतनी जल्दी से हज़म नहीं कर सकता, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता मुआशरे में, कि इस तबके को जो इंतहाई मार्जिनलाइज्ड, इंतहाई लेस फॉर्चुनेट इस वक़्त है। क्योंकि देखिए इनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो भी उनका एक मसला अलग है, कि इनके साथ रेप होते हैं या इनके साथ कोई स्नैचिंग होती है या इनके साथ किसी किस्म की कोई मार-पीट होती है। ये जब अपना एफआईआर वग़ैरह कटवाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इनको तंग किया जाता है। अक्सर यानी पुलिस की तरफ से पुलिस हँसती है इस पे कि भई किसी ख्वाजा सरा का कैसे रेप हो सकता है भई? या किसी ये हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी मैं कहता हूँ कि इन लोगों का अलग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। जब ये वहाँ पर जाते हैं, वो मेल उस वो डिपार्टमेंट से इनको भेजा जाता है, भई आप उधर जाएँ। उधर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो कहते हैं भई आपको ख़वातीन के उसमें नहीं कर सकते, आप मर्दों वाले उसमें जाएँ। तो वहाँ पर भी ये बेचारे इधर से उधर भटक रहे होते हैं। तो बहुत सारे शोबे हैं जिनमें काम होने की ज़रूरत भी है, और कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत जो इनिशिएटिव लिए हैं, वो काफ़ी अच्छे इस हिसाब से ले रखे हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि हमने ऐसा काम किया, हमने ऐसा काम किया। तो क्या ये आपकी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसको आप एनजीओ कह सकते हैं या आप अपने तनहा काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो मैं जो है यानी हमने हमारा किसी किस्म का कोई इदारा नहीं है। हम सिर्फ़ जो लाइक माइंडेड लोगों की को इकट्ठा कर रखा है, टीम बना रखी है, उसके थ्रू हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं। अच्छा, ठीक। हुँ, आजकल लाहौर में और कराची, ये लाहौर भी आजकल जो मैं देखता हूँ टीवी पे कि कचरे का ढेर बना हुआ है और कराची की तो हालत ही खराब हुई भी है। जी, यानी वो तो कराची को तो उन्होंने वेनिस बना दिया हुआ है। जी तो हाँ। इस बारे में कुछ काम किया आपने? क्योंकि लाहौर इस कदर खूबसूरत शहर था और जी कराची हाँ। को तो रुसल बिलाद कहा जाता था, यानी हुँ, शहरों की दुल्हन, जी और हाँ। बहुत खराब हालात है वहाँ पे। लाहौर की हालत जो है ना वो एक्चुअली जब से ये मुस्लिम लीग नून जो है जब से इनका सफाया किया गया ना, उसके बाद से ये कचरे वगैरह की, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं ये सामने एक एक करके आना शुरू हुई। असल में लाहौर की खूबसूरती, ये मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करता, इसके मेरी बातों का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं नून लीग की फेवर में कोई बात कर रहा हूँ। वजह ये थी कि क्योंकि पहले ये जो नवाज शरीफ फैमिली थी, ये क्योंकि इनके हाथ में सारा शहर का हिसाब किताब था और ये लोग खुद इस शहर के रहने वाले थे, इस वजह से इन्होंने इस शहर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखा था। आपको याद होगा कि तुर्की से जब कादिर तोबाश साहब आए थे, तो उनके साथ मिलकर इन लोगों ने स्पेशल ये गाड़ियां वगैरह स्टार्ट की थी, येलो वाली, सफाई वाली, जो क्लीनर कार्स होती हैं। उस वक्त इन्होंने, और इनका ये शुरू से ही ये पैशन था कि जी हमने लाहौर को पेरिस बना देना है एशिया का। तो इस वजह से लाहौर की रोड की रिपेयर्स वगैरह जो थी वो बड़ी टाइमली हुआ करती थी, कचरे वगैरह के कहीं ढेर नजर नहीं आते थे, शहर को बहुत नीट एंड क्लीन रखा था। फिर बाद में ये हुआ कि जब पीटीआई ने टेकअप किया सारा कुछ, तो उसके बाद ये है कि ये जो कचरे वगैरह की जो खास तौर पे जो वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है हमारा, इसके कामों में बहुत ज्यादा गड़बड़ें नजर आना शुरू हो गई। और कराची में तो खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। अब ये उधर कचरा कुंडी के इलाके हैं, वहां पर जैसे मैंने वहां पर खुद विजिट किया हुआ है कि भाई घरों में किस कदर बदबू आती है वहाँ कचरे वगैरह और उसकी वजह से। तो ये है कि जो ये कचरे से वगैरह से रिलेटेड है काम, उस पे अभी तक हम लोगों ने काम शुरू किया नहीं है इस हवाले से, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी जो यानी रिलीजियस मिनॉरिटीज के लिए और यानी ट्रांसजेंडर्स के लिए, फिर ये वाटर रिलीफ वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और लेस फॉर्चुनेट एरियाज में काम कर रहे हैं। अभी लाहौर जैसे शहर की बारी आई नहीं हमारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में कि अभी हम लाहौर में कोई काम करें। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई शख्स सामाजिक काम करना शुरू करता है, तो सबसे पहले जो लोगों को तकलीफ होती है और हुँ, वो ये होती है, कभी जायज़ और कभी नाजायज़ ज़्यादातर, जी, कि जी आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है? कौन आपको पैसे दे रहा है? आप कितने पैसे जी, लेकर के कितने पैसे खा रहे हो और कितने पैसे हाँ, लगा रहे हो?
तो इसमें बताइए कि चलिए मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे कि फंडिंग कैसे आपको मिल रही है और कहाँ से मिल रही है और इसका कैसे आप ऑडिट वगैरह कर रहे हैं? बिल्कुल, ये अक्सर सवाल अगर जहाँ भी पूछा जाता है ना इसके बारे में, मैं हमेशा मुकम्मल तफ़सील हमेशा शेयर करता हूँ। फंडिंग इस तरह से है कि तकरीबन 9 साल हो गए हैं हम लोगों को बाकायदा फंडिंग हमारी साथ-साथ चलती है और हमारे साथ, क्योंकि ये इस तरह के प्रोजेक्ट हैं ख़ास तौर पे वाटर रिलीफ़ के, कि ये बगैर पैसों के चलने वाले प्रोजेक्ट्स तो नहीं हैं। हम और जो वो काम करते हैं यानी सोशली या इंटरफ़ेथ हार्मनी के लिए काम, उनमें फंडिंग की ज़रूरत ना भी पड़े। लेकिन ये वाटर रिलीफ के काम बगैर पैसों के तो नहीं हो सकते। तो प्रोजेक्ट होते भी बड़े-बड़े महँगे हैं। अब एक कुआँ हमने बनाना होता है, वो 2 लाख रुपए में एक कुआँ बनता है। ये कुआँ बनाना भी कोई ऐसे मामूली काम नहीं है। लेकिन ये है कि मैं इस सिलसिले में अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट समझता हूँ, अल्लाह ताला का बहुत ख़ुसूसी करम है कि मैंने जो सिर्फ़ पहला कुआँ था, वो मैंने अपनी फैमिली से चैरिटीज़ वग़ैरह इकट्ठी करके हम लोगों ने बनाया था, आज से 9 साल पहले। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने सोशल मीडिया को इस हवाले से इस्तेमाल करना शुरू किया कि जैसे ही पहला हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, मैंने उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोज़ जो हैं, वो मैंने सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दी। कि हमने इस तरह से ये कुआँ लगाया है। बाज़ लोगों ने थोड़ा-सा तंज़ किया भी कि भई आपने एक नेकी की है, तो अब आप उस नेकी का को शो ऑफ कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा बुनियादी मकसद था कि मैं उस लोगों को दिखाऊँ, और क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह से हमने एसाले सवाब की पूरी तख्ती लगाई होती है कि भई एसाले सवाब के लिए, तो और हमारे यहाँ जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पर लोगों का माइंड भी बहुत इस किस्म का है कि लोग यानी अपने वालिदैन के लिए, अपने दादा-दादी, नाना-नानी, अपने बुज़ुर्गों के एसाले सवाब के लिए ऐसे सदका जारिया लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने वो उसको सर्कुलेट करना शुरू किया, और लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया कि यार ये आपने कुआँ कैसे लगाया है? मैं भी चाहता हूँ मैं अपनी वालिदा के नाम लगाऊँ। किसी ने कहा जी मुझे भी बताइए, मैं भी अपने दादा-दादी के नाम लगवाना चाहता हूँ। तो हम क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कर चुके हुए थे इसको और इस पूरे प्रोसेस से गुज़र चुके हुए थे, तो हमारे लिए बहुत आसान काम था। वो लोग जो यानी इधर से उठ के थरपार कर नहीं जा सकते थे, या जो वहाँ पर किसी को नहीं जानते थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा हम थे कि हम बतौर इंटरमीडिएरी ये सारा उनको काम करके दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ही हमारी पोस्ट के बाद इतना रेगुलर बेसिस पे हमें काम मिलना शुरू हो गया लोगों से। पहले पाकिस्तान से मिलता रहा, फिर पाकिस्तान से बाहर भी। अब इस वक़्त हमारे जो रेगुलर डोनर्स हैं, हमारे यूके में भी डोनर्स हैं, यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, मलेशिया में भी हैं, सऊदी अरेबिया में भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि कभी किसी के पीछे-पीछे नहीं भागना पड़ा, कि कोई प्रोजेक्ट हो और हम किसी के पीछे भागें कि बराए मेहरबानी इसको स्पॉन्सर कर दें, इसके लिए पार्शियल या फुल्ली फंड इसके लिए प्रोवाइड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि खुद ही डोनर्स वग़ैरह भी आ जाते हैं हमारे पास, खुद ही हमारा काम देखते हुए ही लोग यानी पूछते हैं कि यार ये कैसे किया, हमारा भी करवा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़्यादा अब तो प्रोजेक्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। तो ये सारे के सारे पब्लिक चैरिटीज़ के थ्रू ही कंप्लीट हुए हैं। अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। तो फरहान आपका ये प्रोग्राम जो है हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इसको हम टेलीकास्ट करते हैं। तो बताइए कि जो दूसरे मुल्कों के जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है, सऊदी अरब में देखा जा रहा है, ओमान में देखा जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया में देखा जा रहा है, कनाडा में देखा जा रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करें ताकि वो भी अपने यानी खानदानी जो उनके दादा हैं, दादी हैं या हुँ, हुँ। मरहूम वालिदैन के लिए जो इसाले सवाब के लिए कैसे आपसे कांटेक्ट करें ताकि डोनेशन दे सकें? मैं ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जी, यानी आप जब करें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग इस तरह का सदका जारिया जो है वो पानी की सूरत में लगवाना चाहते हैं, वो हमसे राब्ता कर सकते हैं। और यानी हर हर चीज़ का यानी कंप्लीट उनके साथ हम यानी शेयर करते हैं अपना सारा, और वो जो ये सारे प्रोसेस वगैरह की शुरू से लेके आखिर तक तस्वीर और वीडियोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं डोनर्स के साथ। अपना नंबर बता दें और ईमेल बता दें ताकि वो हम फिर स्क्रॉल कर जी। देंगे। जी, जी। मोबाइल नंबर है मेरा 0092 331 6268 362, और ईमेल आईडी है farhanwilayatbutt@gmail.com, FARHANWILAYATBUTT@gmail.com। जी, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। तो ये बताएँ कि जो थरपारकर का जो आपका मंसूबा है, ये अभी तक तकमील को तो नहीं पहुँचा, मतलब कि अभी भी बहुत काम बाकी है उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बेतहाशा तहसीलें और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो अभी हमने टच ही नहीं की।
और मसला ये है कि जो हम लोग ऑलरेडी लगा भी चुके हैं प्रोजेक्ट, कुओं के अलावा हैंडपंप्स वगैरह भी हम लगाते हैं। हैंडपंप का जो ज़ख़ीरा होता है वो कम गहरे इलाकों में वो छोटे ज़ख़ीरे होते हैं, वो 2-3 साल से ज़्यादा नहीं निकालते। इस वज़ह से ऐसे भी होता है कि बाज़ कुछ साल के बाद हैंडपंप्स चलना बंद हो जाते हैं। फिर उन देहात से दोबारा हमारे पास नई रिक्वेस्ट आ जाती है कि जी जो आपने पहले लगाया था वो ज़ख़ीरा अब ख़त्म हो चुका हुआ है, अब हमें मज़ीद किसी और गहरी जगह पर लगाकर नया मंसूबा वगैरह दें। और बहुत सारे तो ऐसे इलाके हैं जो अभी हमने टच ही नहीं किए। वहाँ पर ये भी नहीं है कि वहाँ पर सारी जगहें जो हैं वो सबकी सब आबाद हों। थरपारकर की आबादियाँ जो हैं वो बिखरी-बिखरी हैं। जहाँ पर कोई तालाब होता है वो लोग वहाँ पे गाँव शिफ्ट हो जाता है वहाँ पर। और बाज़ औक़ात शिफ्ट नहीं भी होता तो वो कई-कई मील दूर जाकर मुख्तलिफ जौड़ों से और बारानी जो पानी होता है ज़ख़ीरे होते हैं, तालाब बन जाते हैं बारिशों के बाद, वो वहाँ से पानी हासिल कर रहे होते हैं। तो हमारा ये होता है कि हम लोग जो है वो ऐसी जगहों पे जाकर काम शुरू करते हैं और फिर ये है कि जिस जगह जहाँ पर ख़त्म हो जाए वहाँ से नई रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं और जिस जगह पर काम अभी हम लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, अभी उन जगहों पर भी जाने की ज़रूरत है और अभी तो ऐसे इलाके भी हैं, जहाँ पर 200 से 250 फुट और बाज़ जगहों पे उससे भी ज़्यादा गहराई में पानी है। वहाँ पर तो अभी काम शुरू करना वो यानी वो तो वहाँ पर तो बजट भी हमारा दुगना हो जाता है। तो अभी ऐसी जगहों पर भी काम करना बाकी है। तो जो पानी की जो ज़ेर ज़मीन सतह जो है वो अ, कम होती जा रही है नेचुरली, या बिकॉज़ ये क्या आप क्योंकि पानी निकाल रहे हैं वहाँ से उसकी वज़ह से कम हो रही एक तो देखिए एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना ये बहुत नुकसान पहुंच रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ हमारी यानी जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पर पानी के ज़ख़ीरों को इस सेंस में भी नुकसान पहुँच रहा है कि ये जो सफ़ेदे के दरख्त लगाए जाते हैं ना, ये गलत है। पूरी दुनिया में इनका बायकॉट किया जाता है। ये जिन मुल्कों से लाए गए थे अमेरिकी रियासतों से और यूरोप से ये दरख्त इम्पोर्ट करके यहाँ लाया गया था कि जी सेम और थोर का खात्मा करेगा। उन मुल्कों ने इसको खत्म कर दिया है कि वो तेजी से गिरा रहे हैं इन दरख्तों को और हमारे यहाँ अभी तक ये मजीद उगाए जा रहे हैं। ये बेसिकली जमीन से जो जो पानी की मिकदार होती है, पानी के ज़ख़ीरे होते हैं, वो खत्म करते जाते हैं। ये बहुत तेजी से चूसते हैं पानी को और इनके बजाय जो देसी दरख्त होते हैं हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तानी रीजन में देसी दरख्त जो होते हैं उनको लगाना चाहिए। सफेदे के दरख्त खराब करते हैं, जमीन को और बंजर करते जाते हैं। और जहाँ तक ये पानी के ज़ख़ीरों का है तो देखिए जो थरपारकर है ना ये इसमें यानी सारी जगहों पर पानी एक की डेप्थ एक जैसी नहीं है, वेरी करती है मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं पर 60-70 फीट नीचे जाते हैं तो पानी निकल आता है, कहीं पे 90 पे चला जाता है, कहीं पे 100, कहीं 150, कहीं 200 से 250 फुट भी चला जाता है। और आप यकीन मानिए कि जब 200 फुट से नीचे चला जाता है पानी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, क्योंकि 200 फुट के नीचे जो है वो फिर ऑक्सीजन बंद हो जाती है। अगर है। कोई ऐसी जगह पे कोई मंसूबा लगे जहाँ पर 200 फुट से भी ज़्यादा पानी नीचे चला जाता है, वो उस पूरे प्रोजेक्ट में डबल हो जाता है हमारा टाइम यानी जो जो वो डबल उसमें एक तो टाइम बोरिंग हो लगता है जी, क्योंकि एक तो मैनुअल सारी डिगिंग वगैरह तो मैनुअल की जाती है। जो मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं वो 200 फुट से नीचे अगर चला जाए वो फिर थोड़ा-सा खोद के वो वापस ऊपर भागते हैं साँस लेने के लिए। तो ये काम अब भी हमारा बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो जाता है और बढ़ जाता है और बहुत रिस्की भी हो जाता है। तो मशीन से ड्रिल नहीं हो पाती नीचे? कोई मशीन नहीं होती? मशीनरी वगैरह आम इस्तेमाल वहाँ खुदाई पर करने। नहीं मशीनरी वहाँ पर कैसे होगी वो एक ऐसा इलाका हाँ, जहाँ पत्थर के ज़माने में लोग जी रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं। वहाँ पे मैनुअली सारा काम होता है। ये सारी डिगिंग वगैरह, बोरिंग का काम ये सारा मैनुअली करवाते हैं हम। अभी अभी आपने एक इंटरफेथ का ज़िक्र किया, इंटरफेथ और हार्मनी जिससे आपने शुरू किया। तो जी, ये जी। इंटरफेथ हार्मनी का ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में? यानी कोई दोस्तों का ऐसा ताल्लुक था जो कि दूसरे फेथ से ताल्लुक थे, या फैमिली में कोई ऐसा था जिसकी वजह से आपको अ, शुरू करने का शौक हुआ, या आपको ख्याल आया कि इंटरफेथ होना चाहिए? क्योंकि एक इंटरफेथ तो देखिए ना, हमारे पास ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि क्रिश्चियन मुल्क है और जो कि बड़ा सेकुलर है, क्रिश्चियन भी है लेकिन सेकुलर भी है। तो हमारे पास भी इंटरफेथ है क्योंकि हम जाते हैं और लोगों को मिलाते हैं। यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, हम मुसलमान हैं। तो लेकिन और दूसरे जो हैं मुसलमानों के फिर उनको आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये कैसे ख्याल आया वहाँ पे? एक्चुअली इसमें 2-3 रीज़न्स शामिल थीं मेरे इंटरफ़ेथ पे काम करने की। एक तो ये कि मेरी अपनी जो सारी स्कूलिंग थी, क्योंकि मैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, सेंट पॉल स्कूल में
और मेरी जो ग्रूमिंग थी जी, वो सारी इन्हीं लोगों के बीच में हुई हाँ, थी। यानी बहुत ही एक यानी बहुत ही हार्मोनाइज़्ड किस्म की एनवायरनमेंट में, कि यानी हम लोग यानी आपस में बैठ के सब लोगों ने इकट्ठे यानी बैठ के पढ़ना, इकट्ठे खेलना, तो सारा यानी मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी मिनॉरिटीज़ के साथ उठना-बैठना। दूसरा जी, ये कि जो मेरी पैटर्नल फैमिली थी, उन्होंने क्योंकि जी, जम्मू से जब माइग्रेट करके ये लोग सिंध में आए थे, सक्कर में, जैकबाबाद में इन लोगों ने डेकेड्स गुज़ारी थी। सिंध में बहुत बड़ी तादाद है हिंदू पॉपुलेशन की, तो इन लोगों इन इन इनकी भी अपनी सारी ग्रूमिंग जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ हुई थी, तो एक बहुत ही हार्मोनाइज़्ड किस्म की एनवायरनमेंट में ये सब लोग जो है इनका ब्रॉट अप हुआ था। और अब उसके बाद भी जब ये इवन के जब हम लोग ये पंजाब में शिफ्ट हो गए लाहौर में, तो हमारे घर में बचपन से ही यानी इन लोगों के तज़किरे, फिर इन सिंध से इन लोगों का आना-जाना वगैरह ये सब कुछ लगा रहता था। तो इस वजह से मेरे लिए यानी कोई एक नई चीज़ नहीं थी, बल्कि मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि जिस तरह से इनके यानी इनकी इबादत गाहों पे अगर कोई अटैक हो जाता है या इनकी किडनैपिंग वगैरह या इनके साथ कोई मारपीट का केस आता था, तो मुझे बड़ा दुःख होता था कि यार हम जो यानी एक इस्लाम को इतना ज़्यादा पुरअमन मज़हब जो है हमारा, इस्लाम इतना पुरअमन दीन है, इतना अमन और भाईचारे का सबब और इतनी रवादारी और इखलाक का दर्स देता है। तो हम अप यानी अपने ही दीन को जो है वो यानी किस तरह से ऐसे अपनी दीनी तालीमात को खराब होते कैसे देखें? कि यानी कोई लोग जो हैं यानी और मुझे लोगों का रवैया भी थोड़ा-सा अजीब लगता था। लोग इनके खिलाफ तो नहीं बोलते थे, लेकिन अगर इनके साथ कोई बुरा हो जाता था और मैं लोगों से तज़किरा करता था, तो वो कहते थे चलो यार कौन-सा किसी मुसलमान के साथ कोई बुरा हो रहा है, नॉन मुस्लिम ही तो थे ऐसे। तो लोगों की मैं इस बात पे बहुत हैरान होता था कि यार इंसानियत बहुत पीछे रह गई है। लोगों ने अब इंसानियत को भी मज़हब के हिसाब से डिवाइड करना शुरू कर दिया है। तो जब राइट, पाकिस्तान में कुछ इस तरह की प्रॉब्लमैटिक चीज़ें आने लगी, अब तो शुक्र है सब कुछ ओवरकम हो चुका हुआ है। लेकिन जब ये आना शुरू हुई तो उस वक़्त मैंने लाइक माइंडेड लोगों को मिलाना शुरू किया और उसमें भी यानी शुरू में थोड़े-थोड़े से हर्डल्स आए कि यानी लोगों ने जब हमारी सोशल मीडिया पर हमारी देखना शुरू की, हमारी एक्टिविटीज़ की तस्वीर कि कभी हम मंदिर में जाके इंटरफेथ डिस्कशन कर रहे हैं, कभी हम किसी गुरुद्वारे का विज़िट कर रहे हैं, कभी हम किसी चर्च का विज़िट कर रहे हैं। शुरू-शुरू में लोगों की तरफ से थोड़ा हमें यानी फेस हमने किया लेकिन और फिर लेकिन ये है कि बहुत जल्दी मुझे अचानक ना एक नया आइडिया मेरे ज़हन में आया कि क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो अक्सर ये एक जुमला बोला करते थे कि जो त्योहार है ना ये सबके साँझे होते हैं। तो मुझे कभी इस बात फ़लसफ़े की गहराई में मैं कभी पहुँचने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन एक बार जब मैंने इस बात को गहराई से मैंने सोचा ना कि यार उस त्योहार सबके साँझे होते हैं तो मुझे लगा कि यार शायद ये प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे मैं सबको इकट्ठा कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ख़्याल आया कि यार अगर मैं किसी क्रिश्चियन दोस्त को कहूँगा कि आओ तुम्हें मैं मंदिर लेके चलता हूँ, तो वो कहेगा अरे भाई मैं क्या करूँगा मूर्तियाँ देख के जाके मैंने क्या करना है? इसी तरह से मैं किसी हिंदू दोस्त को कहूँगा आओ तुम्हें मैं मस्जिद में लेके चलूँ, तो वो कहेगा यार मैं क्या वहाँ जाके करूँगा मुझे नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील करूँगा। किसी सिख को कहूँगा कि भई आपको मैं चर्च में लेके जाऊँ, तो वो भी कहेगा जी मैंने क्या करना है वहाँ पे? लेकिन मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं किसी हिंदू से ये कहूँगा ना कि कभी क्रिसमस अटेंड किया, क्रिसमस पे लेके चलूँ, तो वो फ़ौरन कहेगा कि हाँ यार मूवीज़ में देखा हुआ है, क्रिसमस का फंक्शन कभी वैसे नहीं देखा, तो चलते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे? इसी तरह मैं किसी क्रिश्चियन को बोलूँगा कि यार तुम्हें कभी होली का फंक्शन या दिवाली अटेंड की है, उस पे चलें, तो वो भी कहेगा कि हाँ यार सुना बहुत है, इस तरह की चीज़ों को कभी प्रैक्टिकली एन्जॉय नहीं किया, तो चलते हैं। तो मैंने इस इन फेस्टिवल्स के थ्रू लोगों को काउंटर करना शुरू किया और वही लोग जो कल तक जाने से हमारे साथ घबराते थे, उन लोगों की फरमाइशें आना शुरू हो गई कि भई अब की दिवाली पे हमें लेके चलना, अब बैसाखी पे हमें याद रखना, अब ईस्टर आ रही है तो हमारे साथ करना। तो इस तरह से हम लोगों ने सबको इकट्ठा करना शुरू किया एक साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये बताएँ कि किसी खेल से दिलचस्पी है? नहीं, खेल से खेल से नहीं, शायद अगर खेलों में अपना वक़्त गुज़ारता तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना कर पाता। बहुत सारे खेल ऐसे हैं यानी भाई और कज़िन्स वग़ैरह जो हैं वो बचपन से खेलों में बहुत ज़्यादा आगे थे। मुझसे मैं खेल वग़ैरह में इतना वो नहीं था। टेनिस के मैचेज़ वग़ैरह कभी-कभार देख लिया करते हैं इसमें। लेकिन बेसिकली आर्ट्स और दूसरे शोबों से ज़्यादा दिलचस्पी थी, इस वज़ह से खेलों की तरफ कभी इतना आने का मौका नहीं मिला। रुझान बस ज़्यादा आर्ट्स की जानिब था। अब चाहे वो क्या नाम है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो और इस तरह की वो एक्टिविटीज़ हो, एक्टिंग हो, ये हो, वो हो, वो उन अच्छा। 3 चीज़ों की तो तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान बैंकिंग रहा। से इतनी फुर्सत मिल जाती है कब ये जो सामाजिक काम करते हैं आप तो और बैंक में भी काम करते हैं तो बैंक तो आपकी मतलब कि एक तरह से यू आर पुटिंग मतलब कि डाइनिंग टेबल पे आप ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड करते हो
तो वहां से छुट्टी मिल जाती है या कैसे उसको कैसे वर्क एंड लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हैं? नहीं मैंने अपनी लाइफ को इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखा हुआ है कि काम के वक़्त काम और फिर समाजी चीज़ों के लिए उनके लिए अलग। तो ये है कि बैंकिंग में हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमारा क्योंकि 5 डेज़ इन अ वीक हमारा काम होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक 2 दिन का हम लोगों को 2 दिन की छुट्टी होती है बैंक से सैटरडे एंड संडे। तो ये जो 2 दिन सैटरडे एंड संडे के होते हैं ये मैं पूरी तरह से बड़ा बहुत डेडिकेशन के साथ जो है मैं अपना सामाजिक काम वगैरह के साथ वो करता हूँ। आम वर्किंग डेज़ में वैसे भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता बैंक से किसी ऐसे यानी पर्सनल काम के लिए उठना या कि कोई इस तरह के काम की तरफ तवज्जो देना। लेकिन जो हम लोगों को 2 दिन इज़ाफ़ी मिल जाते हैं छुट्टी के, वो मैं उ उनको मैं पूरी तरह से फिर यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी तमाम सारी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए को लुक आफ्टर करने के लिए, अपनी मज़ीद एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। लाहौर में किस कॉलेज में पढ़े? गवर्नमेंट कॉलेज में कि कहीं और? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं यानी ख्वाब था पेरेंट्स का कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मैंने यानी पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स को मैंने जॉइन किया क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट करना था कॉमर्स में। उसके बाद हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया जो कि एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है इस वक़्त। तो वो जॉइन किया था। वैसे मेरी मदर का बहुत ख्वाब था कि वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज जॉइन करूँ लेकिन वो क्योंकि साइंस या आर्ट्स में जाना नहीं मैं चाहता था, मैं कॉमर्स में जाना चाहता था, तो इस वजह से फिर कॉमर्स कॉलेज जॉइन किया। वैसे एक बात बताओ फरहान, जी। माशाल्लाह इतने हैंडसम आदमी हो हुँ, और अ, जाहिर बात है कॉलेज में भी गए और अभी थर पार कर भी जाते हो, सफर भी करते हैं आप, तो सही कोई वगैरह तो हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये तो बता दो। हम कैमरा बंद कर रहे हैं। अ नहीं वैसे नहीं तबीयतन तो इस तरह से दिल फेंक किस्म का था मैं लेकिन जहाँ तक एजुकेशन वगैरह का ताल्लुक है ना तो एजुकेशन के दौरान जो है ना वो इस तरह के रुझान नहीं अपने को ही रखे हुए थे क्योंकि एक यानी ज़हन में इंसान के होता है ना कि यार अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये करना है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये करना है। तो वो थ्रू आउट कॉलेज लाइफ से आगे यूनिवर्सिटी लाइफ सारा कुछ जो है यानी पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बाद में प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फिर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, एमफिल तक सारी जो पढ़ाई वगैरह थी वो बगैर इस तरह की किसी अफेयर के साथ बगैर उसके क्योंकि पूरी की पूरी अटेंशन जो है ना वो तालीम की तरफ डाइवर्ट की होती थी कि यार पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं आगे और मजीद तरक्की वगैरह या कुछ इस तरह से करना है। तो ये है कि पढ़ाई के दौरान तो ऐसा कुछ नहीं अलबत्ता हाँ, ये जो सोशल वर्क है इसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती है इन चीज़ों के लिए। इसमें ऑन एंड ऑफ जो होते हैं ना वो अफेयर्स वगैरह चलते रहते हैं मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ जगहों पे। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब है कि इतने हैंडसम आदमी को और कहे कि कोई अफेयर ना हो, ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल अभी भी चल रहे हैं कई एक जगह अफेयर। जी, चल रहे हैं 2 एक जगह पर अभी भी। चलो बहुत जबरदस्त। और तो नाकाम कितने हुए? नाकाम एज़ सच लातादाद हुए नाकाम। लगातार हुए नाकाम, वेरी गुड, क्योंकि बहुत क्योंकि जबरदस्त। क्योंकि जब नया शुरू होता है तो पहले वाला नाकाम हो जाता है। बहुत सही, मुझे बड़ी खुशी है कि आप बिल्कुल सच सच जवाब दे रहे हैं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल। ठीक। तो फरहान, हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हिम्मत दे और इस्तकामत दे कि आप इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, कि हमारे जो दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो आपके इस इंटरव्यू को देख करके उनको भी इंस्पायरेशन मिले और वो भी इसी तरह से अपने इलाके में काम करें, क्योंकि हर जगह पे देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कबाहत होती है, ऐसी ऐसी जी, कमजोरियां होती हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। हम लोग भी अपने जितनी हमारी इस्तिताअत होती है, जितनी हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे करते रहते हैं और दूसरी जगह पे जाके करते रहते हैं। तो जैसे मेरा बेटा जो है वो आई सर्जन है, तो वो फ्रेड हॉलोवे, एक वो इदारा है जो कि जाके मुफ्त आई ऑपरेशन करता है, तो वो माशा जाके आई ऑपरेशन करते रहते हैं। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई आपसे बात करके फरहान, जी, और आप इसी तरह माशाल्लाह काम करते रहिए, लेकिन अपनी जिंदगी जो है उसको भी कामयाब बनाइए। मेरा ख्याल है कि आप मतलब समझ गए होंगे। तो
मैं वो बात नहीं करता, लेकिन बहरहाल उसकी भी बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको एक पूरी ज़िंदगी के लिए कंपनी की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल उससे बड़ा फ़ायदा होता है, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम पाकिस्तान आएँगे किसी वक़्त, तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह, मेरा ज़रूर, कज़िन भी लाहौर में रहता है, और गुजरात में भी हमारे कज़िन रहते हैं, और फैसलाबाद में। तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। ज़रूर बहुत इंशाअल्लाह। अच्छा हुआ आपसे मिलकर के वायरल इस पे ज़ूम पे, और ये सुन के कि आप माशाल्लाह इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं। ना सिर्फ़ ये कि पानी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरफ़ेथ के लिए काम कर रहे हैं, और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे हिम्मत देते रहे। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ऐसे ही काम करते रहें। बहुत थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़।